BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर, पिछले साल 2 अक्टूबर से गांधी वितिहरवा आश्रम से जन सुराज अभियान के तहत ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है। आज करीब 135 दिन उस अभियान को हो गए। पैदल चलते हुए हम लोगों ने पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज करते हुए हम लोग सिवान में आए हैं। सिवान में मैं बरहड़िया से घुसा हूँ और उसके बाद गोरिया कोठी प्रखंड होते हुए वापस यहाँ पर पंचदेवरी में पचरुखी में हूँ और अब आगे 15-20 दिन 25 दिन अभी इस जिले में रहेंगे। मैं जब जिले में आता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर जिले के विषयों के विषय पे बहुत कुछ टिप्पणी करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरू ही किया है। क्या कुछ देख रहे हैं, मोटे तौर पर अभी जो पिछले 5-7 दिनों में सिवान में देखा सुना, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा। लेकिन उस टिप्पणी में मेरे पीछे के जो अनुभव हैं 130-35 दिनों के, वो भी समाहित हैं और उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो अभी तक 135 दिनों का जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में लोगों की नज़र में या हम लोग की समझ में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को बेरोजगारी और पलायन से है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के 4-5 जिलों में जहाँ मैं गया हूँ, 1000 से ज़्यादा गांव हम लोग पैदल गए चल के। चाहे आप गरीब वर्ग घर के हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, हर परिवार की, हर व्यक्ति की यहाँ परेशानी है बेरोजगारी और उससे जुड़ा पलायन। ये बात आपको जनरली पता ही है। बेरोजगारी और पलायन ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए कि आपको गाँव में जाकर पता करने की जरूरत है। बिहार में हर आदमी को मालूम है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है और पलायन बहुत बड़े स्तर पर होता है। लेकिन इस पदयात्रा के दौरान जो हम लोगों ने अनुभव किया वो है इस समस्या की विकरालता और इसके सामाजिक पहलू जो है। तो गांव में, ज़्यादातर गांव में हम लोग का अपना अनुमान है, जो हम लोग देख समझ पा रहे हैं, 40-50% युवा जो हैं वो किसी न किसी वजह से बाहर मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। गाँव में इसी वजह से बहुतायत संख्या में आपको बूढ़े, बच्चे और औरतें मिल रही हैं और जो नवयुवक हैं वो किसी न किसी या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। दूसरी इसकी जो समस्या, सामाजिक पहलू जो है, जिस चीज की चर्चा भी बिहार में नहीं होती है, जो नए लोग, जो जवान नवयुवक यहाँ से बाहर चला गया काम करने या पढ़ाई करने, उसको अपनी पूरी उम्र अपने परिवार के साथ रहने, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखने या अपने बुजुर्ग माता पिता को देखने, इसका अवसर ही नहीं है। लोगों ने इसको जीवन की सच्चाई मान ली है कि आपके घर का जो व्यक्ति है वो साल में कभी ईद में 10-15-20 दिन आया या छठ में 10-15 दिन आया, इतना ही उनका परिवार के साथ वास्ता है। इसके अलावा उनकी जिम्मेवारी इतनी है कि वो बाहर जाकर कहीं बहुत कठिन परिस्थितियों में मजदूरी कर रहे हैं। 12 से 15 हजार औसत आमदनी लोग बताते हैं जो बाहर गए हुए हैं और वहाँ से वो 6 से 8 हजार रुपये तक हर महीने बेच पाते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। और ज़्यादातर आप अगर महिलाओं से भी बात करेंगे तो उनके लिए, अगर आप खुल के बात करेंगे उनसे, तो वो बताते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी त्रासदी है। पूरे जीवन उनके जो पुरुष हैं उनके घर के, वो यहाँ रहते ही नहीं है। आप 20, 22, 25 की उम्र में नौकरी करने, पहले पढ़ाई करने गए या अगर पढ़ाई नहीं किया मजदूरी करने गए, तो जब तक आपका जीवन है, जब तक आप जवान हैं, 40, 50, 45, जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आप बाहर मजदूरी करते हैं। जब आपका शरीर थक जाता है तो आप वापस आएंगे और आपके घर का जो जवान लड़का है वो बाहर जाएगा। तो गांव में जो बुजुर्ग लोग मिलते हैं वो अक्सर यही, वो भी ऐसा कोई नहीं जिसने कि ये ना बताया हो कि उसने, जब वो यंग था, जब वो नवयुवक था, तो उसने भी 20 साल, 25 साल, 30 साल बाहर जाकर काम किया है। ये जो बहुत बड़ा पहलू है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी समस्या स्वाभाविक तौर पर यहाँ खेती किसानी को लेकर है। यहाँ पर जो लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं
किसानों की समस्या या इस पलायन और मजदूरी से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है आपको समझना चाहिए वो है कि बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। 60% लोगों के पास जमीन ही नहीं है। ये तब है जब पिछले कई दशकों से यहाँ समाजवाद की राजनीति चल रही है। पूरे देश में 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है। ये दिखाता है, इस बात का प्रमाण है कि बिहार में भूमि सुधार कानून कभी लागू ही नहीं हुआ। हजारों ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको जमीन के विवाद में जो पड़े हुए हैं या जिनको जमीन का पट्टा दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया, इस तरह की या गरमजरुआ सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। कोई उस भूमि सुधार कानून के नहीं लागू होने की वजह से और 60% से ज्यादा लोग भूमिहीन होने की वजह से खेती किसानी करने वाले लोगों में आपको मजदूरी करने वाले ज्यादा मिलेंगे, खेती किसान कम मिलेंगे। दूसरा जो किसानी का पहलू है खेती का या एग्रीकल्चर का, जिसको आप लोग को समझना चाहिए कि जो 40% लोग किसान हैं जिनके पास जमीन है, उसमें से 91% लोग, मतलब करीब करीब 36% जो किसान पूरी जनता है, वो 1 हेक्टेयर से कम की जमीन में खेती करता है, मतलब बहुत छोटे किसान हैं। यहाँ पर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो आमदनी के लिए, जीविका के लिए खेती नहीं करते। ज्यादातर जो 90% से ज्यादा किसान ऐसा है जो खेती अपना पेट भरने के लिए करता है, जिसको खाने पीने की खेती कह लीजिए या सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं। वो खेती इसलिए नहीं करता है कि उसकी आमदनी हो, उसके घर परिवार चले, उसकी गरीबी दूर हो। वो खेती इसलिए करता है कि उसके बच्चों का, उसके परिवार का पेट भर सके। इसीलिए खेती करने वाले लोग भी, उनके घरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। इन सब के बावजूद जो किसानों की समस्या है, जो छोटा या बड़ा जो किसान है जो खेती कर रहा है, वो सबसे बड़ी उसकी तात्कालिक समस्या है खाद और बीज का सही समय पर, सही दाम पर उपलब्ध न होना। यूरिया पर, पोटास पर, डीएपी पर जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 500 से 800 रुपए प्रति बोरा लोगों को लग रहा है, वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। वो एक बड़ी तात्कालिक समस्या है। लेकिन बड़ी समस्या 2 है किसानों के लिए मेरी समझ से। एक तो कि जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही सिरे से गायब है। या तो खेतों में पानी पहुंचता नहीं है, या अगर पहुंचता है तो वहां बाढ़ की समस्या है, या इस एरिया में जहां मैं बड़रिया गोरिया टोरी एरिया में घूम रहा हूं, इसमें जो चवर वाली समस्या है, बहुत बड़े पैमाने पर हजारों एकड़ जमीन जहां पानी की निकासी ही नहीं होती, तो वहां 2 फसल हो ही नहीं सकता है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक पानी लगा हुआ है। तो जो पूरा जल प्रबंधन है बिहार में, खेतों को सिंचित बनाना या उनको बाढ़ से बचाना या जल जमाव से बचाना, ये जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था, कोई सोची समझी रणनीति है नहीं, जिसकी वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर, शायद ही कोई ऐसा किसान है यहाँ मिल रहा है जो 2 फसल इत्मीनान से कर सके अपनी मेहनत से, चाहे छोटा हो या बड़ा। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, 1 फसल हो गया, दूसरी जो फसल है वो भगवान भरोसे है, बारिश हुई तो फसल होगा, अगर बाढ़ नहीं आया तो बच जाएगा, अगर चवर से पानी निकल गया तो कुछ खेती हो जाएगी। तो ये जो समस्या है जल प्रबंधन, जिसको यहाँ पर जल संसाधन डिपार्टमेंट देखता है, वो बहुत बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ देखने को मिली। और सिर्फ सिवान की बात नहीं है, मैं 500 जिलों में बता रहा हूँ। और एक और आंकड़ा आपको दे देता हूँ, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें पिछले 10 साल में सिंचित भूमि, सिंचाई, लैंड विथ एश्योर्ड इरिगेशन, जहां मतलब सिंचाई की सुविधा है, वो भूमि कम हो गई है 11% से। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ जमीन को पानी की सुविधा नहरों के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से थी, तो आज वो घटकर 89 हो गई है। ऐसा हुआ है इसलिए कि नहरों का जो रख रखाव है, जो ट्यूबवेल्स हैं, उनका मेंटेनेंस है, उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। तो जो नहर पहले से बने हुए हैं वहां पर भी अब पानी की व्यवस्था नहीं है, वो पानी आ नहीं रहा है, समय पर पानी नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, सब के बावजूद जो किसान पैदा कर रहा है, वो सबसे बड़ी उसकी समस्या है उसके फसलों का सही मूल्य न मिल पाना। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बाढ़ से ग्रसित हो, सूखे से प्रभावित हो, सब कुछ करने के बाद जो किसान पैदा करता है उसको उसका लाभ ही, उसका मूल्य ही नहीं मिल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ धान कटा है, जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, धान कटने का सीजन रहा है,
तो ज्यादातर लोग आपको हम लोग को यही मिले हैं जो 1200 से 1600 रुपए के दर से उन्होंने धान को बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक समर्थन मूल्य है 2050 रुपया। तो ये जो समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मकई, तिलहन नहीं बिक रहा है, उसकी वजह से किसानों को यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं करता है। बिहार में ये आंकड़ा भी आप याद कर लीजिए, पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। पैक्स और बाकी और सारी चीजों को जोड़ दें तो सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं, और ये सिर्फ पिछले साल का आंकड़ा नहीं, 10 साल का औसत है, 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, तो पंजाब के लिए ये आंकड़ा है 70%। मतलब पंजाब के किसानों ने जो धान, गेहूं उगाया उसका 70% धान और गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। बिहार में वो आंकड़ा है 13% और 1% गेहूं, धान और गेहूं के लिए, दूसरे फसल में तो कोई सुविधा ही नहीं है। इसकी वजह से इसका अगर आप आर्थिक अवलोकन करेंगे तो सिर्फ समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में जो फर्क है, जिसकी वजह से किसानों को हर साल बिहार में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर समर्थन मूल्य पर सरकार इनका धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा खरीदने की व्यवस्था सरकार कर देती तो किसानों को हर साल बिहार में 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। आप अंदाजा लगाइए कि कितने पैसे का बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हो रहा है। तीसरी जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही वो ध्वस्त हो गई शिक्षा व्यवस्था। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है। न कहीं पर सोच समझकर स्कूल बनाया गया है, न कहीं शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। नियमित शिक्षक है ही नहीं, सब नियोजित शिक्षक ही हैं अलग अलग कैटेगरी में। और जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक था उसको मध्य विद्यालय बना दिया गया, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया। और ये चिंता ही नहीं की गई कि अगर आप प्राथमिक को उच्च विद्यालय या मध्य विद्यालय बना रहे हैं तो वहाँ सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, बिल्डिंग बदलना पड़ेगा, नए शिक्षक लाने होंगे, उसकी कोई चिंता नहीं की गई। सिर्फ पेपर पर हर जगह। तो मैं कहता हूँ बिहार में जो ये स्कूलिंग है वो अभी उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर ये इसका जाल है। जो विद्यालयों को लेकर, पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है वो ये है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ग्राउंड, क्लासरूम, बेंच, कुर्सी, टेबल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और बच्चे, ये तीन जो स्तंभ हैं शिक्षा के, इन तीनों में समायोजन का न होना। मतलब जहां पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहां टीचर ही नहीं है। जहां टीचर है वहां पर बिल्डिंग नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं। बहुतेरे कॉलेज मुझे 5 महीनों में ऐसे मिले जहां बड़े बड़े कैंपस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वहां शिक्षक भी अच्छे हैं, प्रोफेसर लेक्चरर पहले से हैं, बच्चे भी 10,000 हैं, लेकिन पढ़ाई वहां भी नहीं हो रही है। तो पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में, ये विद्यालयों की छवि खिचड़ी बांटने का सेंटर और कॉलेज की छवि डिग्री बांटने के तौर पर। मतलब विद्यालयों से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं नामांकन कराने, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने और तीसरी बार वहां से डिग्री लेने के लिए, वो भी डिग्री 3 साल के बजाय 5 साल में, 6 साल में मिलने की वजह से गोपालगंज, सिवान जैसे एरिया में बहुत बड़ी संख्या में लड़के ऐसे मिलते हैं जो बता रहे हैं कि जो यूपी से पढ़ाई कर रहे हैं वो डिग्री उनको, चूंकि बिहार में 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस लग जा रहा है, तो लोग वो डिग्री। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनुराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।